नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा मेरा घर मेरा स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी में कक्षा 7 दादी माँ, जो कि पाठ 2 है। इसके लेखक के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी दी जाएगी। इसके लेखक कौन हैं, उनकी जीवनी के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद इस कहानी का उद्देश्य क्या है, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। उसके बाद हम कहानी के ऊपर चलेंगे और अंत में जो इसमें से प्रश्न निकल के आ रहे हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं कि दादी माँ जो कहानी है इसके लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, लेखक है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। याद रखिएगा, दादी माँ के लेखक कौन हैं, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा इनका जन्म 19 अगस्त 1928 को हुआ था। और इनकी जन्मभूमि की बात करें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले के जलालपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो याद रखिएगा इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2008 को हुई थी। इनका जन्म 19 अगस्त 1928 में उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले के जलालपुर गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2008 को हुई थी। चलिए इनकी कुछ मुख्य रचनाएं के बारे में जान लेते हैं। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं उसमें नीला चांद, कर्मनाश की हार, धतूरे का फूल, नन्हो, एक यात्रा, सता के नीचे, राग, गुजरी, मुर्दा सराय, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है और सेलूस, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट हैं वो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, जो कि 1990 में मिला था। याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला था, 1990 में इनको मिला था। और यदि इनकी पहली कहानी के बारे में पूछे तो याद रखिएगा दादी माँ ही इनकी पहली कहानी है। किसकी, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की। तो याद रखिएगा ये इनका जीवन परिचय हो गया। अब बात करते हैं जो दादी माँ कहानी है इसका उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा, तो इस कहानी का उद्देश्य है कि जीवन की ऐसी मधुर यादें होती हैं जो कभी भी नहीं भूलती और कई यादें हमें प्रेरणा देती है। इस पाठ से भी यही सीख मिलती है कि जब लेखक को अपनी दादी की मृत्यु का संदेश मिलता है तो वहाँ अपने बचपन की यादों में खो जाता है जो दादी के साथ जुड़ी थी। इसलिए उन यादों में खोकर लेखक को यह विश्वास ही नहीं होता था कि दादी की मृत्यु हो गई है। अतः इस संस्मरण को जीवित रखने के लिए लेखक ने इस कहानी को लिखा। तो ये हुआ इसका उद्देश्य। अब बात करते हैं कि इस कहानी से हमें प्रेरणा क्या मिलेगी। तो याद रखिएगा, इस कहानी से जो प्रेरणा मिलेगी बहुत ही अच्छी है। दादी माँ नाम से ही सुनकर हमें अपनी दादी जी की याद आ जाती है। तो दादी माँ हमें यहाँ प्रेरणा देती है कि बड़ों की सीख सदैव महत्वपूर्ण होती है। हमें अपने बुजुर्गों की भावनाओं को समझकर उनका सम्मान करना चाहिए। हमें सदैव उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने हमारी चिंता व परवाह की, वैसे ही हमें उनकी बुढ़ापे में करनी चाहिए। यानी कि हमारे जिस प्रकार से उन्होंने ख्याल रखा है उसी प्रकार से हमें उनका अंत तक ख्याल रखना चाहिए। बुजुर्ग मान सम्मान के भूखे होते हैं, हमें उन्हें सदैव सम्मान देना चाहिए तथा मुश्किल समय में उनको सहारा देना चाहिए। बहुत अच्छी सीख है दोस्तों, ये आपके मन में इस सीख को उतार लीजिएगा। एक बार फिर मैं आपको दोहरा देता हूँ कि क्या प्रेरणा मिलती है दादी माँ की कहानी से कि दादी माँ हमें यहाँ प्रेरणा देती है कि बड़ों की सीख सदैव महत्वपूर्ण होती हैं। हमें अपने बुजुर्गों की भावनाओं को समझकर उनका सम्मान करना चाहिए। हमें सदैव उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने हमारी चिंता व परवाह की, वैसे ही हमें उनकी बुढ़ापे में करनी चाहिए। बुजुर्ग मान सम्मान के भूखे होते हैं, हमें उन्हें सदैव सम्मान देना चाहिए तथा मुश्किल समय में उनको सहारा देना चाहिए। ये दादी माँ की कहानी जो है दोस्तों, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। चलिए अब चलते हैं हम कहानी की ओर। हम मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार है। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे
शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती, यानी कि उनकी माँ की याद, दादी माँ की याद लेखक को आ जाती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेरू और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर कुंवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ें नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद, यानी कि जो उनको बुखार चढ़ा हुआ था वो कब उतरा था? रात को 12 बजे उतरा था। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर संग टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उनके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुंगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलास नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाजन अपने मन से पकाकर खिचड़िया साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। ये कौन कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती।
बहन, बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं हैं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती है। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो ना होगा धन्नो, रुपये मैं सूद के आज दे दे। यानी कि जो रुपए दिए थे वो किससे मांग रहे थे? दुबकी रामी की चाची जो खड़ी थी उनसे कौन मांग रहे थे? दादी माँ की सोना होगा धन्नो, रुपये मैं सूद के आज के दे दे। यानी सूद का मतलब होता है ब्याज, यानी ब्याज के साथ मेरे पैसे लौटा दे। तेरी आंख में तो शर्म है ही नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी तुझे ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। ये कौन कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं अपनी दादी माँ से। चला है समझाने। ये कौन कह रहे हैं? दादी जी कह रहे हैं लेखक से कि चल तू मुझे समझाने चला है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वहाँ दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है? धन्नो चाची, तो उन्हें विहल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, यानी कि जो ब्याज था वो छोड़ दिया। ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरे 10-5 के लिए हंसाई ना हो। देवता है बेटा, देवता। यानी कि जिससे सगाई हो रही थी, जिससे शादी हो रही थी, उसके बारे में दादी जी बता रही थी कि जो बेटा है वो क्या है? देवता। यानी कि अच्छे गुण हैं, वो अच्छे हैं। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वहाँ तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यहाँ प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाई जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वहाँ भी बारात जाने के बाद पहुँचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। ये किसके द्वारा कहा गया? दादी माँ के द्वारा कहा गया। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस न दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यहाँ कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती हो? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा। भाभी, मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियाँ का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते या
सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वहाँ घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। मांग के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की सींत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगे ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल धोती तो बदल लो दादी माँ। मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यहाँ उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ सांप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरे खिड़की पर बैठ गया है। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों से कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो ये कहानी थी, ये किसके द्वारा लिखी गई? शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई। और दादी माँ जो कहानी थी दोस्तों बहुत अच्छी लगी, पढ़ने में बहुत अच्छी सीख मिलती है, बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। तो अब यहाँ पर हम जो प्रश्न निकल के आते हैं, यहाँ पर देखिए जो 3 प्रश्न हैं प्रश्न अभ्यास के, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि यही इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? तो यदि आपने कहानी को ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि लेखक को दादी माँ की मृत्यु पर बहुत दुख होता है। वहाँ बार बार पुरानी घटनाओं को याद करता है जिसमें लेखक के बीमार पड़ने पर देखभाल करती है। किशन भैया के शादी के समय लेखक के हंसने पर, गांव की औरतों का विरोध पर दादी का हस्तक्षेप करना, रामी की चाची का सारदही के साथ पुराने कर्जे माफ़ कर तथा शादी में 10 रुपये की आर्थिक मदद करना, घर पर विपत्ति के समय अपने सोने के कड़े देना, ऐसी कुछ दादी के साथ जुड़ी स्मृतियां हैं जो लेखक को याद आती है, वो इनको भूल नहीं सकते। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं पहले प्रश्न का। चलिए दूसरा प्रश्न है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब
क्यों हो गई थी। तो आपने यदि ध्यान से सुना होगा कहानी में तो आप प्रश्न को इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि आंसर को इस प्रकार लिख सकते हैं कि दादाजी की मृत्यु के बाद पिताजी की अज्ञानता के कारण घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। पाखंडी शुभचिंतकों की बाढ़ आ गई, जो मुंह में राम बगल में छुरी की कहावत सिद्ध करती है। ऐसे में पिताजी ने दादाजी की श्राद्ध में अतुल संपत्ति खर्च कर दी, जिससे दादी को अपने सोने के कंगन बेचकर उबरना पड़ा। तो ये आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। यहाँ पर आपको दादी माँ का स्वभाव के बारे में बताना है कि उनका जो पक्ष है आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा और क्यों लगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दादी केवल लेखक के प्रति ही प्रेम भाव न रखकर सभी के प्रति स्नेह रखती थी। वहाँ सभी को साफ सफाई की हिदायत देती थी। कोई भी बीमार पड़ता तो दादी उसकी देखभाल करती। रामी को चाची को वहाँ आर्थिक मदद देती। लेखक के पिता के अज्ञानता के कारण घर की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो जाती है, जिससे वहाँ सोने के कड़े बेचकर ठीक करती है। इस प्रकार दादी माँ इसने ममता और त्याग की मूर्ति है। तो आप इस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये 3 प्रश्न थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो यहीं पर आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब करे आपको नहीं जाना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।